हेलो फ्रेंड्स। तो आज 2-4 दिनों के बाद फिर से अपने चैनल GS 360 डिग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, किसी ज़रूरी काम की वजह से 2-4 दिन वीडियो आपको नहीं मिल पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जैसा कि GS 30 क्वेश्चन का जो क्लास चल रहा था, उसका ये 7वां या 8वां सेट है। तो हम लोग जो 30 क्वेश्चन का कर रहे हैं उसमें हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आज देख रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीक़ा से हलचल मचा हुआ है, उसके ऊपर एक वीडियो ख़ास करके नियोजन नीति पे एक वीडियो बनाया जाएगा। तो आने वाले समय में वो भी आपको अपने चैनल पे देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए, फ़िलहाल हम लोग 30 क्वेश्चन का ये सेट जल्दी से करते हैं, जो जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से कि पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अ, देखिए, महाराजा धीराज, ठीक है, क्या महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है, धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चलिए बताइए, कौन था प्रथम गुप्त शासक? कौन था? महाराजा धीराज। ये देखिए आपका है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, महाराजा धीराज का आपका उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ऐसे तो श्रीगुप्त को मानते हैं लोग, लेकिन अगर पूछ दे वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा? ठीक है, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था बताइए? अबुल फजल, बदायूनी, हुमायूं। देखिए, हुमायूं तो खुद से लिखा नहीं था। ठीक है, आपका अबुल फजल कब थे? ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। बदायूनी भी अकबर के दरबार में रहा करते थे। नहीं, ये बदायूनी कहाँ किसके दरबार में रहते थे? तो ये आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बस आपके पास एक ही बचा था क्वेश्चन आंसर, वो कौन सा था? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, तो गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी बताइए? देखिए, हुमायूं की ना ये बहन थी। जब आप अगर देख रहे होंगे, तो अगर आप वेब सीरीज देखते होंगे, तो हॉट स्टार पे एक द अम्पायर करके एक सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, तो वो आप लोग देख लेंगे। उसमें हुमायूं नामा कैसे लिखी हैं, आपका गुलबदन बेगम कैसे थी, कौन थी, उसमें आपको थोड़ा सा झलक मिलेगा। लेकिन जब उसका अगला सीरीज आएगा तो उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा था? भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा था? कौन सा है परमाणु? याद रखिए, कौन सा परमाणु केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो देखिए आपका कलपक्कम। कलपक्कम आपका क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी किस स्थिति को किस नाम से जानते हैं? ठीक है ना, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य का अधिकतम दूरी जो है वो उसको किस नाम से जानते हैं बताइए? देखिए, जब अधिकतम दूरी रहे, अधिकतम दूरी, तो ये अपसौर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कोड वर्ड अपसौर। ठीक है, यानी कि अधिकतम दूरी हो तो, और न्यूनतम दूरी हो तो उसको उपसौर बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए कि अपसौर की स्थिति कब होती है और ये उपसौर की स्थिति कब होती है? चलिए बताइए। देखिए, अधिकतम दूरी जो होती है अपसौर, और निकटतम दूरी उपसौर। विषुव विषुव क्या होता है? तो जब सूर्य इक्वेटर पे रहे तो उसको विषुव बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। मैं आप लोग को हिंट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जुलाई में अपसौर होगा या उपसौर, और जनवरी, ठीक है, जनवरी में उपसौर होगा या अपसौर। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, जुलाई है और जनवरी है। इसमें आपको ढूंढना है कि उपसौर कौन सा स्थिति होता है और अपसौर कौन सा स्थिति होता है। ठीक है, ये आप लोग ढूंढेंगे। और नहीं अगर पता चले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका आंसर बता देंगे आप लोग को। ठीक है,
देखिए निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? क्या होता है? ग्रीष्म अयनांत होता है। बताइए कब होता है ग्रीष्म अयनांत? ग्रीष्म अयनांत कब होता है? देखिए हाँ 21 जून को। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत कैसे होता है बताइए? ग्रीष्म अयनांत क्योंकि 21 जून को जो सूर्य होता है वो इक्वेटर पे होता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, यानी कि कर्क रेखा पे होता है। जैसा कि भारत में उस समय रांची से गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है, यानी कि 8 राज्यों से गुजरता है। अब आप लोग 8 राज्य ढूंढ लेंगे कि कौन कौन सा राज्य है, ठीक है। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, कोलकाता है, उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को। और शीत अयनांत कब होता है? देखिए 22 दिसंबर जो भी आने वाला है, ठीक है, 22 दिसंबर को। ऐसा क्यों है ग्रीष्म अयनांत? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यानी सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे आगे बढ़िए, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा? भ्रंशन द्वारा, ठीक है, यानी कि दो तरफ का जो भूमि है वो सही रह जाए और बीच का भूमि यहाँ पे धंस जाए, ठीक है। तो भूमि धंस जाए तो इधर ये पर्वत बन गया, ये पर्वत बन गया। तो वही बता रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्पन्न होता है भ्रंशन के द्वारा, ठीक है। भ्रंशन द्वारा कौन सा होता है बताइए, ठीक है। तो अवरोधी पर्वत, ठीक है, अवरोधी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे होता है? ज्वालामुखी निकला और ये पर्वत बन गया, तो ये ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत कौन सा है? ये वलित पर्वत, यानी कि इधर से एक भूभाग आ रहा है, एक इधर से भूभाग आ रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे संपीड़न होकर ऐसे ऐसे जब ये पर्वत बन गया तो इसको वलित पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो ये वलित पर्वत पे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, चैनल पे एक पूरा इंडिपेंडेंट वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसको आप लोग देखिए, वो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं, निम्नलिखित देशों, ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसमें म्यान ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा? म्यान ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है बताइए? तो ये आपका फिलीपींस में है, ठीक है। फिलीपींस कहाँ है? प्रशांत महासागर का देश है, ठीक है। आप लोग मैप पे लोकेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए एस्चुअरी क्या होता है? एस्चुअरी होता है कि जब लगातार नदी आके यहाँ पे गिरता जाए, ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिट, यानी कि जितना भी सिल्ट या होता है वो डिपॉजिट नहीं करे, तो ये एस्चुअरी बन गया, तो ये नदी से बनेगा, ठीक है। लटकती हुई घाटियाँ, देखिए लटकती हुई घाटियाँ ऐसे जब बर्फ़ जब ऊपर से खिसकते हुए नीचे के लिए गुजरता है तो ऐसी घाटियाँ बन जाती हैं, ऐसी। तो आपका हिमालय लटकती हुई घाटियाँ, ये भी सही हो गया, ठीक है। देखिए यार्डंग क्या होता है? जैसे कि आप देखिए ये पर्वत, ये पत्थर है, पहाड़ है या पत्थर है, और लगातार रेगिस्तानों में हवा लगातार चल चल कर और इसको क्या करता है, यहाँ से घसीट के तोड़ता है, ठीक है ना। तो तोड़ने से जब पर्वत जब बन यहाँ पे मतलब कि एक संरचना बन जाए, वो उसको यार्डंग बोलते हैं। तो यार्डंग किससे बनता है? पवन से। ये देखिए लास्ट में आपका नून नाटक भूमिजल, नहीं, ये आपका गलती हो गया, यानी कि इसका थर्ड आंसर होगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, दीन इलाही की स्थापना किसने किया था बताइए? दीन इलाही किसने किया था? तो देखिए शेरशाह सूरी नहीं किया, हुमायूं नहीं किया, मोहम्मद गजनवी बहुत पहले आया था तो ये नहीं किया। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है आपका 3, यानी कि अकबर। अकबर दीन इलाही का गठन किया था, ठीक है। आगे चल के देखते हैं हम लोग। देखिए आगे में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ये तो हर किसी के जुबान पे होता है, ठीक है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लेकिन आप लोग एक एक चीज़ याद रखिए, समुद्रगुप्त पहले आया था या पहले नेपोलियन आया था? तो देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नहीं, उसे तो जैसे कि आपका फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त पहले समझिए कि पूर्व मिडेवल से यहाँ पे है, ठीक है ना।
तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बोला जाता है समुद्रगुप्त जो था वो कभी नहीं हारा था, ठीक है। दक्षिण को वो अपने वश में कर लिया था समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए कब पारित किया गया था। 2005 में, 2005 में एक्ट के अनुसार इसको बना दिया गया था, ठीक है। 2005 में भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। देखिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बोला जाता है बिहार में कितना बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था, आप लोग को पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण ने। तो यही दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण ने मतलब कि प्रस्तुत किया। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। कर्ण सिंह नहीं, कृपलानी नहीं, अशोक मेहता। देखिए अशोक मेहता किससे है, पंचायती राज से है, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति यानी कि इसका थर्ड आंसर होगा, ठीक है। इनके ये कितना रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है, 10 रिकमेंडेशन दिए थे ये, ठीक है। अभी मूल कर्तव्य कितना है, 11 है, ठीक है। यानी कि 2002 में आपका 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। किसमें है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, ठीक है। क्या कितना, अनुच्छेद 280, ठीक है। देखिए संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्नलिखित में से कितने न्यायाधीश करते हैं। देखिए अगर संवैधानिक बेंच बैठता है तो मिनिमम 5 जज होना चाहिए, मिनिमम का 5, ठीक है। उससे ज़्यादा क्यों, क्योंकि 3 और 2 के बहुमत से इसका फैसला हो सके। अब तक बताइए कितना अधिकतम अधिकतम जजों की बेंच कितना बैठी है, चलिए बताइए आप लोग बताइए। देखिए 1973 में केशवानंद भारती केस आप लोग जानते होंगे, केशवानंद, ठीक है। केशवानंद भारती के नाम से जो था वो 13 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है। यानी कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी आपका केशवानंद भारती में। उससे पहले गोलकनाथ में बैठा था 11 जजों का बेंच, ठीक है। तो अब तक के सबसे बड़ा, मतलब कि अगर एग्जाम में पूछते आपको कि अब तक के सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच कब बैठा था, तो वही केशवानंद भारती केस में बैठा था, ठीक है। आगे क्या है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी। लोक अदालत याद रखिएगा, लोक अदालत का बताइए। देखिए आप लोग को लगता होगा कि 2000 के बाद हुआ था, लेकिन नहीं, आपका 6 अक्टूबर 1985 को हुआ था प्रथम बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, बताइए कौन सा, क्रिप्स मिशन। चलिए पहले इसको आप क्रम अनुसार सब सजाइए, कैसे 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 आया था। देखिए सबसे पहले 4 हो जाएगा क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बना सबसे पहले 1928 में, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया, 1942 में आया था, कौन सा, क्रिप्स मिशन आया था, तो यानी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद वेबल प्लान आया, 3 हो जाएगा। तब आपका कैबिनेट मिशन, सबसे बाद में कैबिनेट मिशन, ठीक है। और संविधान सभा किसके अंतर्गत बैठा था, तो वो भी आपका यही कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बैठा था। तो इसको आप लोग इस तरीके से देखिए। दक्षेस का मुख्यालय किस देश में स्थित है, ठीक है। दक्षेस, ठीक है, दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका एक समूह है दक्षेस, उसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग बताइए उसका मुख्यालय कहाँ है, बताइए आप लोग, ठीक है। काठमांडू कहाँ है, याद रखिएगा, ठीक है, वहीं है। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं, कहाँ की है, बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है। पहले इसको सजाइए कैसे हो, सबसे पहले कौन सा होगा, तो आपका एक, यानी कि क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया, फिर आयन मंडल हो गया, ठीक है। तो जितनी भी एटमॉस्फेरिक घटनाएं होती हैं वो आपका एक में होता है, यानी क्षोभ मंडल में होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है। तो जितनी भी, तो बिजली चमक और मेघ गर्जन कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है,
शीत महासागरीय धारा कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए शीत महासागरीय धारा कौन सा है? ठीक है, तो देखिए आपका बेंगुला धारा है। कौन है? बेंगुला धारा। ठीक है, बेंगुला धारा कहाँ बहती है? देखिए ये आपका ये आपका यहाँ पे, यानी कि अफ्रीका के, ये आपका जो नीचे का जो किनारा है यहाँ पे। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आप लोग जान ही रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहता है। ठीक है, क्यूरोसियो धारा यहाँ आपका जापान के पास, ब्राज़ील धारा ब्राज़ील के पास। ठीक है, तो इस तरीक़े से गल्फ स्ट्रीम आप गल्फ स्ट्रीम देखिए कहाँ बहेगा, अमेरिका के पास बहेगा ये गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ब्राज़ील धारा हो गया, बेंगुला क्यूरोसियो धारा हो गया, गल्फ स्ट्रीम होगा, ये सब जो है आपका गर्म धाराएं हैं, और बेंगुला जो धारा है वो आपका ठंडी धारा है। ठीक है, समुद्री धारा पे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं होता है, रुकी इस पर एक वीडियो आप लोगों को बना के देते हैं। ठीक है, चलिए क्रमिक पुस्तक मालिका इन्होंने लिखी, किसने? ठीक है, पुस्तक मालिका किन्होंने लिखा था बताइए? आपका पंडित विद्यानंद भातखंडे ने। ठीक है, आगे क्या है? इनमें एक संधि प्रकाश राग है। ठीक है, एक संधि प्रकाश राग है, कौन सा है उसमें? भैरव। ठीक है, कौन सा? भैरव। आगे क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें एक संगीतमय माना जाता है, कौन सा? संगीतमय, यानी कि सामवेद है। ठीक है, संगीतमय किसको? सामवेद। देखिए ऋग्वेद जो है वो वेदों का क्रम है, पहला था। ठीक है, वेद त्रयी, देखिए तीन त्रयी किसको बोला जाता है? यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद का। ठीक है, वेद त्रयी किसको बोला जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी बोला जाता है, 3 को। अथर्ववेद जो था वो बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें आपका इतना जितना भी ऋग्वेद में वेद का पढ़ा जाता है, वो जितना भी मतलब श्लोक वगैरह जो कुछ भी होता है वो आपका ऋग्वेद में होता है, और ऋग्वेद में जो कुछ होता है उसको सामवेद में उसको गा कर बताया जाता है। ठीक है, गा कर बताया जाता है। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? आपका जादू टोना तंत्र मंत्र जो कुछ भी है वो अथर्ववेद का है, पाठ है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, क्या चीज़ का? अल्फांसो, आप लोग आम खाए होंगे ना, अल्फांसो आम खाए होंगे, वही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? चलिए बताइए, 145 का बताइए जल्दी से। ठीक है, तो कंटूर विधि। कंटूर विधि कैसा होता है? देखिए ऐसे। ठीक है, यानी कि इस तरीक़े से, जैसे को ढलान होता है ना ये, तो ढलान में ऐसे 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 करके इसको कंटूर विधि बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, यानी इसका आंसर हो गया आपका 3 हुआ। चलिए आगे बढ़ें। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है क्या? बताइए बताइए बताइए। जेली बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? देखिए पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? ठीक है, क्या है? बहुभ्रूणीय है। क्या है आपका? चंद्रकरण। कौन सा? चंद्रकरण। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखिए गार्डन रॉक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गार्डन रॉक का उपयोग किया जाता है आपका खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ठीक है, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए। संगीत रत्नाकर। कौन सा? संगीत रत्नाकर। आगे क्या है? भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? कौन सा काल को? तो ये मध्यकाल था। मध्यकाल में आप देखिए भक्ति आंदोलन शुरू होता है, आपका सूफी आंदोलन, सारे आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये 30 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा था वो आज से कैरी हुआ है, आप लोग को पर डे मिलता रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़ा है, उसको आप लोग देखिए और फीडबैक दीजिए, और किस किस चीज़ का डिमांड है आप लोग बताइए। फ्री लेक्चर सीरीज है, इसमें आप लोग के लिए ही समर्पित है चैनल है। ठीक है, तो आप लोग को जो अच्छा लगे, जितना भी अच्छा लगे आप इसको देखिए, शेयर कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ आपको जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो ना, तो जस्ट एक समझिए, आप ये समझिए कि एक अपना चैनल है, ठीक है। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, इस पे आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग, वो आपको पूरा किया जाएगा। ये पूरी तरीक़ा से डेडिकेटेड अब मतलब उन छात्रों के लिए है कि जो पैसे का अभाव में, संसाधन के अभाव में आज अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं और अच्छा नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तब तक आप इसको देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।